यार याद दिला देता हूँ क्या क्या चीजें हमने कर ली थी। मैंने आपको बताया था कि यार हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, इंटरफेरेंस में दो कोहेरेंट वेव्स को मर्ज करा रहे हैं। अब मेरे को याद दिलाते जाना कि भैया आपको कितनी कितनी चीजें याद है। सबसे पहले जैसे हम डिस्कस करें अगर कोहेरेंट वेव्स, तो कोहेरेंट वेव्स की डेफिनेशन क्या है, कौन सी होती है कोहेरेंट वेव्स? क्या कह रहे हो सर? बिल्कुल हवा से ऊपर। यार कोहेरेंट वेव्स भूल चुके हो, ऐसी दो वेव्स जिनकी सेम फ्रीक्वेंसी या सेम वेवलेंथ हो और उनके बीच में जो भी फेज डिफरेंस होगा वो या तो जीरो का होना चाहिए या फिर कांस्टेंट होना चाहिए। ऐसी दो वेव्स हमारे पास कोहेरेंट वेव्स होती है। जब हमारे पास दो कोहेरेंट वेव्स मर्ज करती हैं तो हमारे पास एनर्जी का, इंटेंसिटी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। कहीं पॉइंट्स ऐसे आते हैं जहां पे इंटेंसिटी मैक्सिमम आती है। लास्ट क्लास में याद हो मैंने वीडियो भी शो करी थी कि कुछ पॉइंट्स ऐसे यस आते हैं जहां पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है और कुछ पॉइंट ऐसे आते हैं जहां पे इंटेंसिटी मिनिमम होती है। तो भाई हमारे पास फाइनल फॉर्मूला क्या आएगा नेट इंटेंसिटी कैलकुलेट करने का? नेट इंटेंसिटी का फॉर्मूला कैलकुलेट करने का I1 प्लस I2 प्लस इन 2√I1 I2 cos 5। फाइव। यस जहां पे मैंने आपको बोला था कि ये लास्ट टर्म ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही डिसाइड करके बताएगा कि कहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम बन रही है, कहाँ पे इंटेंसिटी मिनिमम बन रही है, इसलिए हमने इसको नाम दे दिया था इंटरफेरेंस टर्म। और इसी के बेसिस पे हमने कंडीशंस डिराइव कर ली थी कि भैया क्या क्या कंडीशन है कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। तो मेरे को याद दिलाओ, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन के लिए भैया फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए? सर 2n-1 into λ/2। बिल्कुल भूल गए। मतलब एक हफ्ते फिजिक्स उठाई ही नहीं, फिजिक्स उठाई है तो मतलब वेव ऑप्टिक्स नहीं उठाया है। भाई डेल्टा फाई का होना चाहिए हमारा 2n पाई के टर्म्स में, मतलब हमेशा E1 मल्टीपल ऑफ पाई होना चाहिए। यस क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्टिव के लिए कॉस फाई की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए 1, और 1 कौन कौन से एंगल पे होता है? 0, 360 डिग्री, 2 पाई, यस फिर 4 पाई, फोर जी सर। फाइव। इस यस तरीके से। फिर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था 2 पाई p/λ इज इक्वल्स टू डेल्टा फाई, मतलब फेज यस डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बीच में रिलेशन। तो हमारे पास पाथ डिफरेंस आ गया था इंटीग्रल एंड मल्टीपल ऑफ फाइव। लैम्डा। यस बिल्कुल, ये यस कंडीशन सर। थी कंस्ट्रक्टिव की। अरे बढ़िया नीरज। नीरज यस तो कर रहे हो लेकिन रिवाइज भी किया था? मेरे पीछे यस वाली सर। क्लास पीछे तो दिखाओगे आ अभी? रहे हो ना, अब हाँ हो रहा ठीक है है ठीक है। रिवाइज की। बड़े दिन बाद देख रहे सर तो थोड़ा। हाँ सर हो गया, थैंक यू। हो गया, ठीक है सिमरन। यस चलो सर। अविनाश अभी तुम बहुत मार खाओगे, पहले पढ़ाई पे फोकस कर लो। डिस्ट्रक्टिव। भाई डिस्ट्रक्टिव में हमें पता है कि कॉस की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए और कॉस की वैल्यू मिनिमम होती थी -1। तो -1 इसके का। लिए हमारे पास फेज डिफरेंस आ गया था ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। यस सर यस सर। 2n-1 into पाई। वेरी गुड, 2n-1 into पाई। और फेज डिफरेंस की वजह से पाथ डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे। पाथ डिफरेंस आ गया था टू एन 2n-1 माइनस वन लैम्डा बाय टू के by टर्म्स। 2। यस सर। जी सर। चलो भैया ऐसा भी है, मेरे को तो पता ही नहीं था। वेदांत कह रहा है मैं मोटा हो गया, मैं मोटा लग रहा हूँ? नहीं सर। थोड़ा सर लगे थे। थोड़ा लग रहा हूँ, गजब भाई। चलो मुद्दे से भटका रहे हो यार तुम, इधर आ जाओ टॉपिक पे, मैं भूल जाता हूँ फिर क्या करना था। हाँ, उसके बाद हमने इंटरफेरेंस का यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ा था। यंग यस डबल सर। स्लिट एक्सपेरिमेंट से हमने बहुत सारे फॉर्मूले डिराइव करे थे। हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था फ्रिंज विड्थ का, कि जैसे ये स्क्रीन है इस पे बहुत सारे फ्रिंजेस मिलेंगे, डार्क फ्रिंजेस, ब्राइट फ्रिंजेस, डार्क फ्रिंजेस, ब्राइट फ्रिंजेस। मेरे को याद दिलाओ सेंटर पे हमेशा कौन सा मिलेगा? सब ब्राइट। वेरी गुड। भाई सेंट्रल पे हमेशा ब्राइट ही मिलेगा तो इसको हम कह देंगे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। वेरी गुड। अब यस ये सर। होगा मेरा फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, ये होगा फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, ऐसे नेक्स्ट। तो यार हमने फ्रिंज विड्थ निकाल ली थी। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला था डी लैम्डा बाय स्मॉल डी, जहां पे कैपिटल डी क्या था? डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन। यस सर। कितनी मेहनत करा रहे हो मुझसे, तो डिस्टेंस जितनी कर बिटवीन द सकते हैं आप। स्लिट्स एंड द स्क्रीन। मतलब इतना रिकॉल करा रहे हो। और स्मॉल डी क्या था? स्मॉल डी था डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, जो दो स्लिट्स होंगी उनके बीच का डिस्टेंस। लैम्डा यस आपको पता ही है
कि जो हम लाइट यूज कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ। तो यार Yes, sir. इससे हमने क्या क्या कंक्लूड कर लिया था कि हमारा जो फ्रिंज विड्थ है वो वेवलेंथ पे डिपेंड कर रहा है। तो इसलिए भैया अगर मैं अलग अलग कलर की लाइट्स लूंगा तो उन सबकी फ्रिंज विड्थ अलग अलग आएगी। तो Yes, sir. सपोज अगर मैंने येलो की जगह वायलेट ले ली है तो किसकी फ्रिंज विड्थ ज्यादा आएगी, येलो की या वायलेट की? येलो की फ्रिंज विड्थ ज्यादा आएगी। वेरी गुड, क्योंकि येलो की वेवलेंथ ज्यादा है Yes, वायलेट के sir. कंपैरिजन में, तो उसकी फ्रिंज विड्थ भी ज्यादा आएगी। Yes, sir. फिर यस हमने, सर। हाँ, फिर हमने फॉर्मूला कर लिया था पोजीशंस का, बस ये लास्ट चीज डिस्कस करी थी हमने, पोजीशंस, कि कौन Yes, कौन sir. सी पोजीशंस पे हमारा फ्रिंज विड्थ डार्क बनेगा, मतलब ब्राइट फ्रिंज बनेगा या वो बनेगा। सेंटर से इस वाली पोजीशन को, ये सेंटर लाइन थी ओ, इस डिस्टेंस को हम डिनोट कर रहे थे एक्स से। तो X भैया से। फॉर्मूला याद कर लो अब। Sir, एक्स, X and एक्स का फॉर्मूला था पी डी बाय, भाई कुछ याद है? पी डी बाय, P by D. पी डी बाय स्मॉल डी। स्मॉल डी सर। हाँ तो मैंने कौन सा कुछ सर मना करा, वही। तो मैंने भी वही कहा है। अब क्या करेंगे, अगर मेरे को ब्राइट फ्रिंज चाहिए तो मैं ये जो पाथ डिफरेंस है वो ब्राइट फ्रिंज इसका रख दूंगा। जैसे मेरे को Yes, sir. बताओ फर्स्ट, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज कौन सी पोजीशन पे मिलेगा बताओ। So, N D lambda over D. तो यार फॉर्मूला क्या, इसको अगर मैं आगे कंटिन्यू करूं तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, एन डी लैम्डा बाय स्मॉल डी। Yes, sir. ब्राइट यस फ्रिंज के सर। लिए एन लैम्डा होना चाहिए, तो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज के लिए एन की वैल्यू 1, मतलब डी लैम्डा बाय So, डी। D lambda by सेकंड D. ब्राइट फ्रिंज बताओ। So, 2D lambda by D. वेरी गुड। भाई किसी के एक के माइक से बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है, प्लीज उसको म्यूट पे रखो यार। डन, ये तो ब्राइट की बात हो गई। सिमिलरली अगर मैं डार्क की बात करूं तो डार्क के लिए था 2n-1 लैम्डा बाय 2 बाय 2 इंटू डी यस सर। बाय स्मॉल डी, ये डार्क के लिए है। तो अगर मैं तुमसे डार्क के लिए पूछूं फर्स्ट डार्क फ्रिंज कौन सी पोजीशन पे बनेगा, भैया लैम्डा बाय 2 Lambda पे by बनेगा। 2D. वेरी गुड, तो ये हो जाएगा डी लैम्डा बाय 2d। सिमिलरली इस तरीके से यार आप कैलकुलेट करते जाओगे, बस हमने यहीं तक किया था और इस पे एक दो न्यूमेरिकल्स कर लिए थे। अब चेक Yes, करके sir. बताओ यहां तक कोई डाउट तो नहीं है किसी को? No, sir. So, एक मिनट previous slide निकालो तो हाँ, please. अब ये मत कहना सर बिल्कुल कुछ याद ही नहीं है, तो डाउट कहां से आएगा। ठीक है, नहीं मैं बाकी बच्चों का तो तुम्हारा नहीं बोल रहा राधिका मैडम, बाकी एक बार मेजोरिटी फिर बच्चों से का ये हाल पीछे। होगा। एक बार फिर पीछे पीछे वाले एक बार। पीछे वाली और, क्योंकि अगर मैं ऐसा स्टूडेंट होता ना तो मैं भी यही करता क्या सर? कि मैं नहीं पढ़ता। नहीं पढ़ा है पर आपने बताया था ना रिवाइज, तब याद आ गया। हाँ, नहीं अविनाश ने तो क्लियर कह दिया, अविनाश ईमानदार बालक है, उसने पहले ही बोल दिया कि सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल बाउंस जा रहा है कि आपने क्या बोल गए। नहीं आ रहा है समझ। ये लो सर, एक और आगा स्पॉटर अविनाश के। ओके, कोई बात नहीं भैया, क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा यस और सर। मिला गया। चलो वेदांत, ये वेदांत दुनिया से अलग है भाई। वेदांत का देखो, वेदांत कह रहा है सर चैप्टर कौन सा ये तो बता दो। वेदांत सर वेव ऑप्टिक्स चल रहा है। नीरज एक तो तुम अपना माइक म्यूट पे रखो, तुम्हारे माइक से डिस्टरबेंस आ रहा है। और वेदांत वेव ऑप्टिक्स चल रहा है दोस्त, वेव ऑप्टिक्स में इंटरफेरेंस टॉपिक चल रहा है। चलो आ जाओ नेक्स्ट। अब मैं आज यहां से फ्रेश चीजें स्टार्ट हो रही है, भैया लिख लो हेडिंग, इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म्स। अब मजाक से हटके भैया आ जाओ वापस पढ़ाई पे सीरियसली। इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म्स। चलो यार, अगर आपने कभी भी नोटिस किया हो, अगर मैं एक सोप बबल ले रहा हूं, सोप बबल की जो लेयर होती है वो बहुत ज्यादा थिन होती है माइक्रोमीटर्स वगैरह में, तो सोप बबल के ऊपर आपको कोई एक कलर दिखाई देता है या मल्टीपल कलर्स दिखाई देते हैं? सर मल्टीपल कलर्स। मल्टीपल कलर्स दिखाई देते हैं, बिल्कुल। यस सर। सिमिलरली अगर आपने कंप्यूटर की डिस्क देखी हो, जैसे पहले म्यूजिक की सीडीज वगैरह आती थी, उसके ऊपर भी जो वो सिल्वर कलर की लेयरिंग है, अगर आपने कभी उस लेयरिंग को रिमूव किया हो, वो लेयरिंग बहुत पतली होती है, बहुत थिन होती है। तो डिस्क के ऊपर भी मेरे को कोई एक सिंगल कलर दिखाई देता है या मल्टीपल कलर्स का कॉम्बिनेशन सा दिखाई देता है? सर कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल बिल्कुल, कलर्स। मल्टीपल कलर्स दिखाई देते हैं। तो याद रखो, जो ये सोप बबल के ऊपर आपको ये मल्टीपल कलर्स दिखाई दे रहे हैं, जो सीडी डिस्क के ऊपर आपको मल्टीपल कलर्स दिखाई दे रहे हैं, ये डिस्पर्जन नहीं है,
जैसे आपने 10th क्लास में क्या पढ़ा हुआ है, रेनबो। रेनबो के अंदर 7 कलर्स दिखाई देते हैं, वो कौन से फिनोमिनन की वजह से दिखाई देते हैं? डिस्पर्जन। कि एक व्हाइट लाइट होती है, वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। लेकिन सोप बबल के साथ और सीडी के साथ, डिस्क के साथ ऐसा नहीं है। बिल्कुल वेदांत, बिल्कुल सही। रेन ड्रॉपलेट के अंदर डिस्पर्जन होता है, लेकिन सोप बबल और डिस्क के अंदर डिस्पर्जन नहीं होता, उसके अंदर इंटरफेरेंस होता है। कैसे होता है इंटरफेरेंस? अब बस उस कॉन्सेप्ट को समझ लो। थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन भैया भावनाओं को समझना। यार ये मैं ड्रॉ कर रहा हूं एक सोप बबल की लेयर। भाई सोप बबल की लेयर बहुत पतली होती है, लेकिन आपको डायग्राम समझाने के लिए मैं इतना ब्रॉड बना रहा हूं कि ये सोप बबल की लेयर है। कितनी थिक है सोप बबल की लेयर? इस थिकनेस को मैंने अज्यूम किया कि भैया ये थिकनेस है टी। मैं आपको पहले ही बोल रहा हूं ये थिकनेस बहुत छोटी होगी, वेरी वेरी स्मॉल होगी, लेकिन डायग्राम को समझाने के लिए बस मैंने इसको इतना ब्रॉड बनाया है। अब यस क्या सर। होगा कि यार इसके ऊपर कोई भी एक लाइट रे, कोई भी एक कलर की लाइट रे, मोनोक्रोमेटिक लाइट रे लेनी है हमें। हाँ ठीक है, ये भी नोट डाउन करा देता हूं कि ये हम बात कर रहे हैं सोप फिल्म की। यहां लिख देता हूं कि ये हम बात कर रहे हैं सोप फिल्म की। डन। हाँ मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने आपको ये भी बताया था कि इंटरफेरेंस के अंदर हमेशा एक सिंगल कलर की ही लाइट लेनी है। तो इधर मैंने वही किया कि मैंने एक सिंगल कलर की लाइट ले ली। सपोज मैं ले रहा हूं ब्लू कलर की लाइट, ये आ गई ब्लू कलर की लाइट। अगर रे ऑप्टिक्स अब आपको याद हो कि भैया जब भी कोई लाइट रे किसी एक सरफेस पे फॉल डाउन करती है, तो कौन से 3 फिनोमिनन आते हैं हमारे पास? सर रिफ्लेक्शन आती है, रिफ्रैक्शन आती है, रिफ्रैक्शन आती है। वेरी गुड। कि भैया कुछ पार्ट ऑफ द लाइट रे क्या करेगा, ये कुछ पार्ट ऑफ द लाइट रे हमारा रिफ्लेक्ट कर जाएगा। वेरस कुछ पार्ट ऑफ द लाइट रे क्या करेगा, कुछ पार्ट ऑफ द लाइट रे हमारा मीडियम के अंदर रिफ्रैक्ट कर जाएगा। तो यस ये सर। हो गई आपकी पहली रिफ्लेक्टेड रे R1। ये हो गई आपके पास एक रिफ्रैक्टेड रे। ये एंगल हो गया एंगल आई, ये होगा आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ एंगल आर। आ डन। यस सर। अब यार नीचे वाली लाइट के साथ भी है ना सेम यही सीन होगा, ऐसे है ना रिपीट होता जाएगा। ध्यान देना कि ये कुछ पार्ट ऑफ द लाइट रे रिफ्लेक्ट कर जाएगी, कुछ पार्ट ऑफ द लाइट रे हमारे दूसरे बाहर वापस एयर के अंदर आ जाएगी। तो ये आपके पास फाइनल ट्रांसमिटेड रे होगी। तो इस फाइनल ट्रांसमिटेड रे को मैंने लिख दिया है T1। पहले यहां तक डायग्राम बताओ, यहां तक कोई डाउट है किसी को? नो सर। बढ़िया। फिर वापस से इस लाइट रे को पकड़ो। भैया इस लाइट रे के साथ फिर से वही हो रहा होगा। नीरज प्लीज माइक म्यूट यार, जब डाउट पूछना हो नीरज तब माइक ऑन कर लेना। यार इस लाइट रे के साथ फिर से यही होगा कि ये लाइट रे कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट करेगी, कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट करेगी, इस तरीके से। फिर नीचे वाली लाइट रे के साथ भी सेम, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट। बस यहीं तक कि मेरे को डायग्राम ड्रॉ करना था। तो यार अगर आप देखो आपके पास ऊपर टोटल 2 लाइट रेज आ गई हैं R1 R2, नीचे आपके पास 2 लाइट रेज आ गई हैं T1 T2। ये R1 और R2 ये दो अलग अलग वेव्स की तरह एक्ट करेगी, लेकिन क्या ये दोनों वेव्स कोहेरेंट वेव्स होगी? तो आंसर होगा यस। क्यों? क्योंकि R1 और R2 अल्टीमेटली कहां से मिली है आपको? इंसिडेंट से मिली है। यस सर। सोर्स अभी भी सेम है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि भैया R1 और R2 मेरे पास रिफ्लेक्टेड कोहेरेंट वेव्स बनेंगी। सिमिलरली जो ये मेरे पास T1 और T2 आई हैं, ये ट्रांसमिटेड रेज मतलब रिफ्रैक्टेड रेज होंगी, और ये दोनों भी कोहेरेंट ही होंगी, क्योंकि ये दोनों भी एक सिंगल इंसिडेंट रे से ही अलग अलग 2 वेव्स बनी है। अब मेरे को एक चीज और चेक करके बता दो बस लास्ट, कि R1 और R2 इन दोनों की लेंथ सेम होगी या इन दोनों की लेंथ अलग अलग होगी? और अगर अलग अलग होगी तो कौन सी लेंथ बड़ी होगी, R1 की या R2 की? सर अलग अलग होगी। ठीक है। और अविनाश क्या बोलना चाह रहे हो, बोलो। ओके। तो यार याद रखो दोनों की लेंथ अलग अलग होगी और R2 बड़ा होगा R1 से। यस क्यों? सर। क्योंकि यार R1 तो बेचारा यहीं पे रिफ्लेक्ट हो गया ना, ये तो यस यहीं पे सर। रिफ्लेक्ट हो गया। लेकिन R2 तो ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ और ये, उसको इतना एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा,
R2 को आने के लिए। तो R2 की लेंथ बड़ी है R1 से, तो अगर मैं R2 को R1 से माइनस कर दूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, इन दोनों की लेंथ का डिफरेंस, और इन दोनों की लेंथ के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस। यहां तक पूरा नोट डाउन कर लो, चेक करो कोई डाउट तो नहीं है। अब आते हैं थोड़े से इसके फॉर्मूले वाले पार्ट पे, ये थ्योरेटिकल डिस्कशन है अभी। तो थोड़ी सी इसकी थ्योरी लिखवा दो कि R2 R1 से बड़ा क्यों है। ठीक है, बिल्कुल, वेदांत का भी यही डाउट है कि R1 R2 से बड़ा क्यों है। बिल्कुल, नीरज तुम्हारा क्या डाउट है बताओ। सर रिपीट करना एक बार। अरे नीरज यार, ये नाम चेंज करो, अच्छा नहीं लगता ऐसे। हाँ नीरज, हमें ये बोलना था कि R1 और R2 ये दो वेव्स हैं, ये दोनों वेव्स कोहेरेंट वेव्स हैं। अब ये कोहेरेंट वेव्स हैं, ये मर्ज करेगी तो इंटरफेरेंस बनेगा। क्या सबको ये बात समझ में आ रही है, R1 और R2 जब यस ओवरलैप सर। करेगी तो इंटरफेरेंस होगा। सिमिलरली T1 और T2 भी कोहेरेंट वेव्स हैं, तो जब ओवरलैप करेंगी तो इंटरफेरेंस होगा। लेकिन अब फिर से यस वही मुद्दा आ रहा है, इंटरफेरेंस हो रहा है अच्छी बात है, लेकिन अब डार्क फ्रिंजेस बनेंगे या ब्राइट फ्रिंजेस बनेंगे, ये तो डिसाइड इन दोनों के बीच का लेंथ का डिफरेंस बताएगा, पाथ डिफरेंस बताएगा। जैसे इधर इधर पीछे अभी मैंने क्या लिखा कि अगर पाथ डिफरेंस एन लैम्डा के टर्म्स में आ रहा है तो ब्राइट फ्रिंजेस कंस्ट्रक्टिव बनेंगे, अगर पाथ डिफरेंस 2n-1 लैम्डा बाय 2 के टर्म्स में आ रहा है तो डार्क फ्रिंजेस बनेंगे। तो इधर वही करना है कि यार मैं R1 और R2 के बीच में पाथ डिफरेंस निकालूंगा और चेक करूंगा कि पाथ डिफरेंस कितना आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग मेरे को पता चल जाएगा कि R1 और R2 कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाएंगे या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाएंगे। अब एक बार मेरे को सब लोग बता दो एक एक करके कि किसी को यहां तक के थ्योरेटिकल डिस्कशन में तो कोई डाउट नहीं है। नो सर। डन, बढ़िया। वेदांत तुम एब्सेंट थे तो पहले तुम भी अपना कंसर्न चेक कर लो भैया, तुम्हें थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। चलो, अब डाउट क्या रह गया कि भाई R1 और R2 में लेंथ अलग अलग कैसे है और R2 बड़ा कैसे है। तो यार सोचो, सपोज दो पर्सन ले लो कि यार ये एक रोड है, एक पर्सन ने यहीं से बाउंस बैक मार गया, वो तो ये चल रहा है टक, और वेरस दूसरा जो पर्सन है वो क्या कर रहा है, वो अंदर जा रहा है, फिर इधर आ रहा है और फिर बाहर आ रहा है। तो यार एक बार बताओ कौन सी लेंथ आपको ज्यादा बड़ी दिख रही है, व्हाइट वाली लाइन या येलो लाइन। सर व्हाइट लाइन। क्लियर है ना कि भाई सर व्हाइट व्हाइट लाइन, लाइन। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ठीक है। तो यार व्हाइट लाइन ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है, येलो लाइन तो उसी वक्त बाउंस बैक मार गई, तो इसलिए मैंने लिखा था कि R2 R1 से बड़ा होगा। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ऑटोमेटिकली पाथ डिफरेंस मिलेगा। चलो, ये भी डाउट क्लियर है, तो इसको हम नोट डाउन कर लो अच्छे तरीके से। डायग्राम बनाना है, डायग्राम से ही आगे वाली चीजें क्लियर होंगी, तो डायग्राम बना लो और आगे ही चलते जाओ। और एक तो ये टॉपिक है ना, तुम मतलब मेंस नॉन मेडिकल वालों के लिए ही है, नीट वालों के लिए तो टॉपिक आता भी नहीं है। सर हो गया। हो गया, चलो सर डन। 2 मिनट है, रुक हाँ जाओ सर, ठीक, नहीं है सर। हाँ ठीक है अविनाश, ठीक है। सलमान भाई आपने नाम चेंज नहीं किया, रुको मैं ही करता हूँ। सर ठीक है सर। ठीक है, चलो ठीक है यार। सर अपना अपना स्टाइल सर। हाँ चलो यार, अब तो आगे बढ़ी लेते हैं। नो सर, एक मिनट सर, अभी नोट कर रहा हूँ। ठीक है अविनाश, लेकिन थोड़ा स्पीड बढ़ाया करो क्योंकि बाकी बच्चे फिर खाली बैठे होते हैं। ये सर वो बाय द वे सर, हाँ मतलब कॉपी ढूंढ रहा था ना। ठीक, अच्छा ये भी सही है। हो गया सर। हो गया, चला, अरे भैया बहुत बढ़िया। अब यार क्या है, इसकी है ना बहुत बड़ी कैलकुलेशंस है, डेरिवेशंस है, हमें वो नहीं करनी, हमारे सिलेबस में भी नहीं है। मेन मुद्दा क्या है करना है, मैंने अभी आपको बोला कि हम कैलकुलेट करने में क्या इंटरेस्टेड है, पाथ डिफरेंस। और वो पाथ पाथ डिफरेंस कैसे आया, R2 माइनस R1 करके। तो यार मैथमेटिक कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है कि इन दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पाथ डिफरेंस आएगा 2 म्यू टी कॉस R।
जहां पे टर्म्स याद रख लो क्या क्या है भैया। न्यू क्या है, साफ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, जैसे सोप बबल है या क्या है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। टी क्या है, टी मैंने आपको बता ही दिया था, उस लेयर की थिकनेस। कॉस, एक तो मेरी हैंडराइटिंग की भावनाएं समझ जाया करना, काफी बच्चे मेरी Yes. हैंडराइटिंग से परेशान होते हैं कि कॉस समझ में नहीं आ रहा, ओमेगा समझ में नहीं आ रहा, तो भैया ये कॉस आर है। जहां पे ये आर कौन सा एंगल है, याद रखना ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। कौन सा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं हम इधर, ये फर्स्ट वाले R2. एंगल की, इस फर्स्ट वाले, जैसे इधर एंगल अलग होगा, इधर अलग होगा, इधर अलग होगा, इधर अलग होगा, हम इस फर्स्ट वाले एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। तो हम ये पाथ डिफरेंस निकाल लेंगे, ये पाथ डिफरेंस आएगा 2 म्यूटी कॉस आर, इसको मैंने लिख दिया ब्रैकेट में 2 म्यूटी कॉस आर। अब इसके ऊपर स्टडी करी स्टोक्स लॉ ने। स्टोक्स लॉ ने क्या कहा कि भैया पाथ डिफरेंस, ध्यान देना ये सब फालतू की मतलब वो है कि पाथ डिफरेंस 2 म्यूटी कॉस आर आएगा बिल्कुल, लेकिन हो क्या रहा है कि मेरी जो ये R1 है ये पहले ही आ गई थी, और जो R2 है वो मल्टीपल रिफ्रैक्शन करके आई है। तो R1 और R2 के बीच में एक एडिशनल पाथ डिफरेंस भी होगा, और वो एडिशनल पाथ डिफरेंस कितना होगा, लैम्डा बाय 2 का। ये लैम्डा बाय 2 का पाथ डिफरेंस एडिशनल क्यों आया है, क्योंकि R1 और R2 अलग अलग तरीके से ट्रैवल करती आई है। R1 डायरेक्ट रिफ्लेक्शन करते हुए आई है, R2 रिफ्रैक्शन करने के बाद आई है। भैया डन है ये बातें भी, Yes, sir. चलो डन, आ जाओ अब इधर फिर। यार तो अब हमें कंडीशन लिखनी है फॉर ब्राइट फ्रिंज। भैया फॉर ब्राइट फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस एन लैम्डा के बराबर होना चाहिए। तो इसके पाथ डिफरेंस को जो भी ये आया 2 म्यू टी कॉस आर प्लस लैम्डा बाय 2, इसको मैं एन लैम्डा से इक्वेट कर दूंगा। तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आएगा कि पाथ डिफरेंस इज इक्वल्स टू 2n-1 या +1 लैम्डा बाय 2। तो देखो इधर कंडीशन एग्जैक्टली अपोजिट हो रही है। नॉर्मल इंटरफेरेंस में 2n-1 लैम्डा बाय 2 किसकी कंडीशन थी, डार्क की So या ब्राइट dark की, fringe. So डार्क की dark थी। fringe. लेकिन इधर वही सेम कंडीशन किसकी आ रही है, ब्राइट की Bright. आ रही है। सेम चीज कि अगर मैं डार्क के लिए फाइंड करना चाहता हूं, तो आपको बस ये फाइनल कंक्लूजन याद रखना है। डार्क के लिए फाइंड करना चाहता हूं तो इस पाथ डिफरेंस को मैं इक्वेट कर दूंगा 2n-1 लैम्डा बाय 2 से। तो आप देखोगे आपके पास फाइनल आंसर आएगा कि पाथ डिफरेंस इज इक्वल्स टू एन लैम्डा। तो आप याद कैसे रखोगे कि भैया कंडीशंस एग्जैक्टली अपोजिट हो रही हैं। और ये भी याद रख लो कि ये कंडीशन मैंने किसके लिए लिखी है, ये यहां पे लिख रहा हूं, ये कंडीशन मैंने फॉर रिफ्लेक्टेड रेज के लिए लिखी है। ट्रांसमिटेड रेज के लिए अभी मैंने बात नहीं करी है, फॉर रिफ्लेक्टेड रेज के लिए बात करी है। Yes, sir. चलो बढ़िया, आगे बढ़ूं। Yes, sir. चलो नेक्स्ट भैया, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे फॉर ट्रांसमिटेड रेज। तो ट्रांसमिटेड रेज के लिए भी आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना, फाइनल कंक्लूजन लिखना है। ट्रांसमिटेड रेज के लिए कंडीशन में कोई चेंजेस नहीं है। ट्रांसमिटेड रेज के लिए पाथ डिफरेंस 2 म्यू टी कॉस आर ही रहेगा, और ये एन लैम्डा के बराबर ही रहेगा। तो ये कंडीशन बन जाएगी फॉर ब्राइट फ्रिंज। वेरस डार्क फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस वही सेम होगा, दैट इज 2 म्यू टी कॉस आर को हम इक्वेट करेंगे 2n-1 लैम्डा बाय 2 से। तो इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है, चेंजेस बस रिफ्लेक्टेड रेज के लिए ही है। बिल्कुल। अब वेदांत आपका डाउट बिल्कुल अच्छा है, जेन्युइन डाउट है कि सर सो फिल्म के अंदर हमें डार्क फ्रिंजेस और ब्राइट फ्रिंजेस कैसे पता चलेंगे। तो यार सो फिल्म के अंदर भी क्या होगा, व्हाइट लाइट फॉल डाउन करेगी। अगर आपको याद हो मैंने बताया था कि जब व्हाइट लाइट इंटरफेरेंस बनाती है तो वो 7 कलर्स का इंटरफेरेंस बनाती है। तो उस केस में 7 के 7 कलर्स इंटरफेरेंस शो करेंगे। तो इस केस में डार्क फ्रिंजेस नहीं, सारे के सारे क्या बन जाएंगे, मल्टीपल कलर्स के ब्राइट फ्रिंजेस मिल जाएंगे, और वही सोप बबल के ऊपर होता है। Yes, sir. हो गया. डन। तो इसके ऊपर भैया कोई एक क्वेश्चन ट्राई करना चाहेंगे? Yes, sir. चलो बढ़िया, आ जाओ एक क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं।
अविनाश लिख लिया था ना आपकी बार? यस सर, हो गया था सर। क्या? डन। चलो भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि हमने है ना व्हाइट लाइट ली है और उसको इंसिडेंट कराया है सोप फिल्म के ऊपर। तो यहां लिख देता हूं, हमने ली है व्हाइट लाइट और इसको इंसिडेंट कराया है सोप फिल्म। जैसे क्वेश्चन में आपको दिख जाए कि सोप फिल्म लिखा हुआ है, अपने आप समझ जाना कि भाई इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म्स की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें गिवन है। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना गिवन है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज साइन इनवर्स ऑफ 4/5। ये हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस गिवन है। यार प्लीज एक मिनट वेट करना, आप नोट डाउन करो जो मैं वैल्यूज लिख रहा हूं। एक कॉल बस, एक मिनट। चलो भैया, आई एम बैक। भाई क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि सो फिल्म के ऊपर एक व्हाइट लाइट फॉल डाउन कर रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें गिवन है साइन इनवर्स ऑफ 4/5। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है 4/5 कौन से एंगल पे होता है साइन की वैल्यू। नालायक को भी सर मत बोला, ये 50। नहीं 53 या 37, जल्दी सोचो लो, कॉन्फिडेंस से बोलो। 53। भैया साइन 53 सर। 53 डिग्री पे होती है। नहीं याद है तो यस कोई सर। बात नहीं, मैं अभी आपको ये चीज फिर से पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। 53 डिग्री। हाँ तुम दुनिया से परे चल लो, क्या कहते हैं वेदांत। तो यार हमें ना एंगल ऑफ इंसिडेंस गिवन है। क्वेश्चन कह रहा है कि दो कॉन्जिक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस मिल रहे हैं। दो कॉन्जिक्यूटिव जो डार्क फ्रिंजेस मिल रहे हैं वो अलग अलग वेवलेंथ के मिल रहे हैं। एक मिल रहा है 6100 आर्मस्ट्रॉन्ग की वेवलेंथ का और एक मिल रहा है 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग की वेवलेंथ का। हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो सोप फिल्म है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 4/5, 4/3 सॉरी। तो हमें बताना है कि इस सोप फिल्म की थिकनेस कितनी होगी। सोप फिल्म की थिकनेस। पहले इतना बता दो, क्वेश्चन क्लियर है भाई? सर रिपीट करो। क्वेश्चन रिपीट करना है, डन। यार देखो, सोप फिल्म के ऊपर व्हाइट लाइट फॉल डाउन कर रही है तो अलग अलग कलर्स के फ्रिंजेस बनेंगे। यस सर। हमारे पास दो अलग अलग कलर के डार्क फ्रिंजेस बन रहे हैं और वो दो अलग अलग कलर की वेवलेंथ कितनी है? 6100 आर्मस्ट्रॉन्ग और 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग। चेक करो, ये भी क्लियर है? यस सर। डन। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी गिवन है 4/3। इन सब इंफॉर्मेशन के बेसिस पे मेरे को क्या कैलकुलेट करके देना है कि सो फिल्म की थिकनेस कितनी थी। हमें ये कैलकुलेट करके देना है। डब्ल्यू से क्या लिखा है? डब्ल्यू कहाँ है भाई? कहाँ डब्ल्यू दिख गया तुम्हें? सर कंजिक्यूटिव है वो। अरे प्रभु, माना मेरी हैंडराइटिंग गंदी है लेकिन इतनी भी नहीं थी कि नहीं पहचान में आती। पहले आप क्वेश्चन नोट डाउन कर लो भैया, सॉल्व मैं कराऊंगा, पहले आप यहां तक तो कंप्लीट करो। सर कर लिया नोट डाउन। कर लिया, चलो डन। अब देखो, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, ये क्वेश्चन ने किसका वो कर रहा है, इंटरफेरेंस। भैया क्वेश्चन कर रहा है इंटरफेरेंस रिफ्लेक्टेड लाइट का। हमें ये भी पता होना चाहिए किसका इंटरफेरेंस हो रहा है, क्योंकि उसी के हिसाब से तो हम कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चन में ये चीज क्लियरली मेंशन है कि रिफ्लेक्टेड रेस का कर रहे हैं। चलो आ जाओ, अब डिस्कस करते हैं भाई। यार सबसे पहली चीज क्या करनी है, आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस गिवन है, आपको रिफ्रैक्टिव सर इंडेक्स एक मिनट, गिवन है। पीछे वाली स्लाइड निकालना। बिल्कुल। क्या बोल रहे हो? सर एक मिनट, पीछे वाली स्लाइड। ठीक है।
वेदांत क्वेश्चन में गिवन है, जहां से मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन में गिवन है कि रिफ्लेक्टेड रेस का इंटरफेरेंस करा रहे हैं। सर हो गया सर। ठीक है चलो यार, एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया भैया, रे ऑप्टिक्स में पढ़ाया था, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड करके दो पहले तो मेरे को। चलो स्नेल्स लॉ लगाओ और मेरे को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू बताओ कितनी आएगी। भाई आई होप सबको स्नेल्स लॉ याद होगा। भैया रे ऑप्टिक्स पे तो इतनी क्लासें खर्च करी है हमने, डिटेलिंग में करा है पूरा। स्नेल्स लॉ याद दिलाओ। भूल गए, चलो चलो बढ़िया भैया। साइन आई बाय साइन आर, उधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना है जिसमें रिफ्रैक्शन हुआ है, तो इधर रिफ्रैक्शन 100 फिल्म में हुआ है इधर, बिल्कुल। इंसिडेंस एयर से हो रही है तो इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। भैया एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, इतना तो याद होगा, 1। बढ़िया, तो इसको सॉल्व कर रहा हूं। ये आएगा साइन 53 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन आर की वैल्यू निकालनी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सोप बबल मेरे को गिवन है 4/3 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर हो गया 1। इसको सॉल्व करो और मेरे को वैल्यू बताओ आर की वैल्यू कितनी आ रही है। चलो भाई साइन 53 डिग्री कितना होता है, अरे पहले से क्वेश्चन में गिवन है, साइन 53 डिग्री 4/5 होता है। भाई जिसको 37 और 53 डिग्री फाइंड नहीं करना आता, लिख देता हूं यहाँ पे, मेथड पढ़ाया हुआ है बहुत बार, फिर से बता देता हूं कि यार हमेशा एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करोगे, ट्रिपलेट मार्क कर दोगे। ट्रिपलेट इज 3, 4 एंड 5। ये वाला एंगल 90, ये वाला एंगल 37 डिग्री और ये वाला एंगल 53 डिग्री होता है। अब उसके अकॉर्डिंग आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। राधिका मेरे को है ना एंगल के बताओ, वैल्यू तो सही आई है, एंगल बताओ एंगल कितना आ रहा है। तो भाई साइन 53 की वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन थी 4/5। साइन आर की वैल्यू निकालनी है और ये हो गया 4/3। भैया 4 4 कैंसल, तो साइन आर की वैल्यू कितनी आएगी? 53 डिग्री आ रही है। 53 कैसे आएगी? 3/5 तो 37 डिग्री पे होगा ना। 3/5 53 डिग्री की तो हमें क्वेश्चन में पहले से वैल्यू गिवन है 4/5। क्या कोई दिक्कत? उसमें 53 आ रही है। कैसे बताओ? 3/5, 3/5 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 37 के लिए तो होगा। अच्छा अच्छा, ये सर मेरी गलती होगी, है ना, सॉरी। ठीक है। यहां तक पहले बता दो, ये अभी सिर्फ एक स्टेप 1 ओवर हुआ है कि मैंने एंगल आर की वैल्यू निकाल ली है 37 डिग्री। यस सर, हो गया। हो गया, आ गया चलो समझ। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। यार अब हमें बात करनी है रिफ्लेक्टेड रेस की। आर निकालने से क्या होगा, क्योंकि पाथ डिफरेंस चाहिए। तो अभी मैंने बताया था पाथ डिफरेंस इज इक्वल्स टू 2 म्यू टी कॉस आर। और अगर मैं बात कर रहा हूं ब्राइट फ्रिंज की, तो इसको किससे इक्वेट कर दूंगा मैं? एन लैम्डा से इक्वेट कर लैम्डा दूंगा। से। तो यार मेरे को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, एंगल की वैल्यू पता चल गई है एन लैम्डा। अब मेरे को बताओ पाथ डिफरेंस लैम्डा पे डिपेंड कर रहा है, तो सबसे पहला डार्क फ्रिंज किसने बनाया होगा? 6100 आर्मस्ट्रॉन्ग की वेवलेंथ ने या 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग की वेवलेंथ ने? सो 6100 वेरी गुड। आर्मस्ट्रॉन्ग तो वाले ये हैं। इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन लिखोगे डेल्टा पी इज इक्वल्स टू 2 म्यू टी कॉस आर इज इक्वल्स टू n+1 लैम्डा। ये लैम्डा 1, ये लैम्डा 2। अभी समझा देता हूं कैसे, वेदांत 1 मिनट रुक जाओ। तो यार बस क्या करो, इक्वेशन 1 में वैल्यूज डाल दो। 2 इंटू न्यू की वैल्यू कितनी? 4/3 इंटू टी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। cos 37 की वैल्यू कितनी होगी? cos 37 की वैल्यू 4/5। n की वैल्यू एज इट इज छोड़ दो, इंटू लैम्डा 1। लैम्डा 1 होगा 6100 आर्मस्ट्रॉन्ग। ये इक्वेशन 1 को सिंप्लीफाई करके लिखा। फिर इक्वेशन 2 में भी सेम, 2 इंटू
4/3 इंटू टी 3. इंटू 4/5 इज इक्वल्स टू, ये होगा n+1 इंटू 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग। 6,000 Armstrong. यार दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व कर दो, टी की वैल्यू बता दो, बस क्वेश्चन खत्म। चेक करो, कोई दिक्कत है किसी को? No, sir. बढ़िया। वेदांत, अब तुम्हारा डाउट कि सर कैसे लैम्डा 160 100 होना चाहिए और वो होना चाहिए। तो यार पाथ डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है। तो जिसका लैम्डा ज्यादा होगा वो सबसे पहले फ्रिंज वो बनाएगा। जैसे अगर आपको याद हो, मैंने आपको यह बताया था कि अगर व्हाइट लाइट इंटरफेरेंस बना रही है तो सेंटर पे कौन सा फ्रिंज मिलेगा? सेंटर पे हमेशा ब्राइट व्हाइट ही मिलेगा मेरे को, सेंटर पे मेरे को व्हाइट ही मिलेगा। लेकिन अब सबसे पहला फ्रिंज कौन सा मिलेगा, कौन से कलर का मिलेगा? तो मैंने आपको बताया था बीटा का फॉर्मूला होता है डी लैम्डा बाई डी। तो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है सबसे पहले उसी का फ्रिंज मिलेगा, सबसे लास्ट में उसी का फ्रिंज मिलेगा। तो इस तरीके से हम रिलेट कर सकते हैं। वेदांत, अब क्लियर है ये वाली चीज? ओके, डन। भैया इसको सॉल्व करके प्लीज मेरे को वैल्यू बता दो, टी की वैल्यू कितनी आ रही है। पहले तो दो इक्वेशन को सॉल्व करके एन की वैल्यू निकलेगी, एन की वैल्यू फिर किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देना, तो फिर उसके बाद आपको टी की वैल्यू मिलेगी। तो मेरे को एन और टी दोनों की वैल्यू बताओ, और कैलकुलेट करने के बाद ये भी चेक करके बताना कि क्वेश्चन सही में क्लियर हुआ भी है या नहीं हुआ है। मैं करा देता हूँ कैलकुलेट, ठीक है। यार इन दोनों इक्वेशन में एलएचएस तो सेम ही है ना, इक्वेशन Yes, 1 और sir. इक्वेशन 2 में। तो आरएचएस को इक्वेट करो बस, n इंटू 6100 इज इक्वल्स टू n+1 इंटू 6000। बस यार सॉल्व कर देते हैं। 6100n इज इक्वल्स टू 6000n प्लस 6000। भैया इसको इधर ले जाओ तो हमारे पास बचेगा 100n इज इक्वल्स टू 6000। तो बताओ n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60. वेरी गुड। अब n की वैल्यू एक बार 60 आ गई है तो इक्वेशन 1 में n की वैल्यू डाल दो, t निकाल लो। Yes, sir. नीरज एक बार बता दो क्लियर तो है तुम्हें? सर नीरज क्लियर है। क्लियर है, डन। निधि, डिंपल, हर्षिता, Yes, sir. ओके, डन। हिमेश, यस सर। ओके, 0। ठीक है। cos 37 कितना होगा? cos 37 की वैल्यू मैंने लिख दी है 4/5। यहां पे चेक कर लो, cos 37 होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूस। 37 के लिए बेस 4 है और हाइपोटेन्यूस 5 है, 4/5। अविनाश कहां से रिपीट कराना ये भी बता दो। अविनाश कौन से स्टेप से समझ में नहीं आया? स्टार्टिंग से समझ नहीं आया कुछ भी? सर स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग से, ठीक है। अविनाश देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यार व्हाइट लाइट सो फिल्म पे फॉल डाउन कर रही है तो डेफिनेटली ये इंटरफेरेंस बनाएगी। इंटरफेरेंस बना रही है तो हमारे पास कॉन्जिक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस मिल रहे हैं अलग अलग वेवलेंथ के, 6100 आर्मस्ट्रॉन्ग और 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग। पहले इतना चेक करो, यहां तक क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। इंटरफेरेंस हम कौन सी वेव्स का बना रहे हैं? रिफ्लेक्टेड रेस का बना रहे हैं। सारी इंफॉर्मेशन बाकी गिवन है, बस मेरे को क्या पता करना है कि सो फिल्म की थिकनेस कितनी है, मेरे को ये कैलकुलेट करके बताना है। तो यार अविनाश हम क्या करेंगे, भैया हमें पाथ डिफरेंस पता है कि पाथ डिफरेंस होता है 2 म्यूटी कॉस आर, और डार्क फ्रिंजेस के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो डार्क फ्रिंजेस के लिए ये किसके बराबर इक्वेट होना चाहिए? एन लैम्डा के इक्वेट होना चाहिए। याद है आपको मैंने बताया था कि पाथ डिफरेंस जो होगा इसमें कंडीशंस एग्जैक्टली उल्टी चलेगी। तो इधर मैं एन लैम्डा से इक्वेट क्यों कर रहा हूं?
एन लैम्डा से इसलिए इक्वेट कर रहा हूं क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, डार्क फ्रिंजेस के लिए बोला हुआ है। अविनाश पहले अब ये चेक करके बता दो, ये क्लियर है? सर मतलब कैसे, मतलब डार्क फ्रिंज के लिए कैसे सर, ये बता दो। अच्छा ठीक है, देखो अविनाश वापस अपने इस पे आ जाओ। अविनाश अभी मैंने क्या लिखा था, ब्राइट फ्रिंजेस के लिए, ब्राइट फ्रिंजेस के लिए, रिफ्लेक्टेड रेस के लिए जो पाथ डिफरेंस होना चाहिए वो किसके बराबर इक्वेट करना है मेरे को? सर एन लैम्डा। तो इधर एन लैम्डा इक्वेट करूंगा तो फाइनल फाइनल कॉन्क्लूजन क्या आ जाएगा, 2n-1 लैम्डा बाई 2। ये ब्राइट के लिए, जब भी ब्राइट फ्रिंज की बात करूंगा पाथ डिफरेंस को 2n-1 लैम्डा बाई 2 से इक्वेट कर दूंगा। चेक करो ये वाली बात क्लियर हुई? यस सर। अब डार्क फ्रिंजेस के लिए अगर कैलकुलेट करना है तो फिर पाथ डिफरेंस जो भी आएगा उसको किससे इक्वेट करना है? सर एन लैम्डा से। और पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा। पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला कितना होगा जब भी हमारा थिन फिल्म से इंटरफेरेंस होगा? तो 2 म्यू सर टी कॉस आर। यस सर। ठीक है, तो बस इधर मैंने विनाश वही किया। क्वेश्चन ने बोला कि कॉन्जिक्यूटिव डार्क बैंड्स, डार्क बैंड्स का मतलब डार्क फ्रिंजेस है, और उसने रिफ्लेक्टेड रेज कह दिया। तो भाई मेरे को क्या एक फॉर्मूला यूज करना है, मेरे को पाथ डिफरेंस को किससे इक्वेट करना है, एन लैम्डा से इक्वेट करना है। पहले चेक करो इक्वेशन 1 समझ में आई है? यस सर। डन। अब कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब है जस्ट नेक्स्ट वाला डार्क फ्रिंज। तो जस्ट नेक्स्ट वाले डार्क फ्रिंजेस के लिए एन की जगह मैं क्या लिखूंगा, वैल्यू n+1। ये भी क्लियर है सेकंड इक्वेशन? यस सर। डन। अब अविनाश हमें क्या क्या चाहिए भैया, वेवलेंथ 1 और वेवलेंथ 2 तो गिवन है, 6100 एंड 6000। मेरे को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी गिवन है। अब मेरे को सबसे पहले चाहिए एंगल आर की वैल्यू, कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है कितना। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले मैंने स्नेल्स लॉ यूज किया और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अपना कैलकुलेट कर लिया। अविनाश अब चेक करके बताओ फर्स्ट स्टेप में कोई डाउट? नो सर। डन। अविनाश बस अब कोई बचा ही नहीं है। एंगल आर कैलकुलेट कर लिया ना, तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू रखो cos 37, जो एंगल आर आया था उसकी वैल्यू रखो। एन की वैल्यू नहीं पता मेरे को कि कौन सा डार्क फ्रिंजेस बना, सेकेंड या थर्ड, तो एन को एन ही रहने दो। लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल्स हैं, एन और टी दोनों की वैल्यू निकल के आ जाएगी। सर मैंने आपको आंसर सेंड किया, एक बार चेक करो तो गलत है। आंसर मैंने चेक कर लिया, आंसर आपका डेसिमल्स तक तो सही आ रहा है, कुछ एक हल्की सी पावर्स में गलती आ रही है क्योंकि शायद से आपने कन्वर्ट नहीं किया होगा किसी को। थिकनेस इतनी ज्यादा नहीं आएगी भैया, मैं डायरेक्ट थिकनेस कैलकुलेट करके बता रहा हूँ। थिकनेस डायरेक्टली कैलकुलेट करके हमारे पास फाइनल आंसर आना चाहिए 1.7 अप्रोक्सीमेट इंटू 10⁻⁻5 मीटर्स। बिल्कुल वेदांत, तुम्हारा आंसर सही है। सर पर कैसे? चलो कैलकुलेशन शो करता हूं कैसे। बिल्कुल भाई देखो, मैंने इक्वेशन 1 था 2, न्यू की वैल्यू 4/3, टी की वैल्यू फाइंड करनी है, कॉस आर की वैल्यू 4/5, इधर एन की वैल्यू हमें पता चल गई 60, लैम्डा वन कितना था, 6100 था ना। 6100। लेकिन 6100 आर्म स्ट्रॉन्ग है, आर्म स्ट्रॉन्ग है तो मतलब 10⁻⁻10 लिखना है। डन। अब टी की वैल्यू हो जाएगी 60 इंटू 6100 इंटू 10⁻⁻10। ऊपर देखो और क्या मल्टीप्लाई हो रहा है और नीचे और क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 इंटू 5, नीचे आ जाएगा 2 इंटू 4 इंटू 4। भैया सॉल्व करना कोई दिक्कत नहीं है। 4 और 60 को डिवाइड करा, ये आ गया 15। और कुछ डिवाइड हो रहा है क्या? और कुछ डिवाइड नहीं हो रहा। अब तो आपको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। तो भैया 15 इंटू 15 कितना होता है, 225 225। इंटू 61 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय 8। इसको सॉल्व कर लो भाई, आंसर आ जाएगा आपके पास अपने आप। कैलकुलेटर से कर सकते हो अभी चेक आप। डन डन डन, बहुत बढ़िया भैया। तो भैया इसको करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 1.7, जैसे मैंने बोला अप्रोक्सीमेटली जो भी आ रहा है, इंटू 10⁻⁻5 मीटर।
जल्दी आ जाओ, फिर नेक्स्ट टॉपिक भी खत्म करेंगे, आज इंटरफेरेंस पूरा खत्म कर देंगे। हो गया सर। हो गया, चलो भाई बहुत बढ़िया। यस सर। लिखो अब नेक्स्ट हेडिंग। क्या बात है भैया, बच्चे सिर्फ 24 ही बचे हैं क्लास के अंदर, 23 सॉरी, जिसमें तो एक तो मैं ही हूँ। यस सर। वेव ऑप्टिक्स, एक तो दिक्कत क्या है, थोड़ा सा वैसा तो है ही डिफिकल्ट सा, ऊपर से रेगुलर क्लास नहीं हुई है तो आधी चीजें तो आप वैसे ही भूल गए हो। लिखो हेडिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रिंजेस, ये इंटरफेरेंस का लास्ट टॉपिक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रिंजेस। यस सर। चलो बढ़िया। अब सुनो, इस कॉन्सेप्ट से पहले थोड़ा सा एक बेसिक चेक। यार एक बात बताओ, सपोज मैं क्या कर रहा हूं, एक लाइट रे है उसको ट्रैवल करा रहा हूं वैक्यूम में, ठीक है, मैंने लाइट रे को ट्रैवल कराई है वैक्यूम में, सपोज 1 सेकेंड के लिए। अब सेम लाइट रे को मैं ट्रैवल करा रहा हूं किसी एक मीडियम के अंदर। सपोज ये मीडियम ले लो कि ये मीडियम एक ग्लास स्लैब है, ये ले लो एक ग्लास स्लैब, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ भी ले लिया मैंने, सपोज न्यू। कितनी देर के लिए ट्रैवल करा रहा हूं, अभी भी 1 सेकेंड के लिए ट्रैवल करा रहा हूं। मेरे को बताओ दोनों केसेस में लाइट सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेगी या अलग अलग, और किसमें ज्यादा किसमें कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगी? सर अलग अलग करेगी। किसमें और कम और किसमें ज्यादा? सर ग्लास में कम करेगी और वैक्यूम में भाई नहीं। वेरी गुड, बिल्कुल सही। वैक्यूम में ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, क्यों? क्योंकि वैक्यूम के अंदर स्पीड सबसे ज्यादा होती है। यस सर, 3 × 10⁸ बिल्कुल। मीटर। वेरएस मीडियम के अंदर स्पीड हमारी रिड्यूस हो जाती है, स्पीड रिड्यूस हो जाती है तो भैया फिर ये कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। ये चीजें क्लियर हो गई? यस सर। बढ़िया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना होता है, हमें कैलकुलेट करनी होती है ऑप्टिकल लेंथ। ऑप्टिकल लेंथ का मतलब क्या है कि यार जितनी देर के लिए, इसका उल्टा करना है अब, जितनी देर के लिए मैंने लाइट रे को मीडियम में ट्रैवल कराया है उतनी ही देर के लिए मैं वैक्यूम में ट्रैवल कराऊंगा, तो भैया वो कितनी लेंथ कवर करेगी लाइट? तो ऑप्टिकल लेंथ का बस आपको फॉर्मूला याद रखना है। ऑप्टिकल लेंथ का फॉर्मूला कितना होगा? ऑप्टिकल लेंथ का फॉर्मूला होगा न्यू टी, जहां पे टी टाइम नहीं है, टी उस मीडियम की थिकनेस है। क्या ये चीज याद रहेगी अब? यस सर। डन। तो एक बार रिपीट कर यस देता हूं, सर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑप्टिकल लेंथ। मैं रिपीट कर देता हूं। ऑप्टिकल लेंथ का मतलब है कि कोई एक लाइट रे किसी एक मीडियम के अंदर ट्रैवल कर रही है किसी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए। एक लाइट रे सपोज 10 सेकंड के लिए ट्रैवल कर रही है किसी एक मीडियम में। अब उसी लाइट रे को अगर मैं 10 सेकंड ट्रैवल करा रहा हूं वैक्यूम में, तो वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, उस चीज को हम कहते हैं ऑप्टिकल लेंथ। तो ऑप्टिकल लेंथ की वैल्यू कितनी आएगी? न्यू टी। न्यू टी का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू थिकनेस ऑफ द मीडियम। तो अब ये सब चीजें रब कर दो। अब मैं सीधे सीधे बस ऑप्टिकल लेंथ का फॉर्मूला लिख लो यहाँ पे, इन सब चीजों को रब करके, कि ऑप्टिकल लेंथ इज इक्वल्स टू न्यू टी। अब मैं आपको डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रिंजेस का कॉन्सेप्ट बताता हूं। यार अभी तक हम इंटरफेरेंस में क्या कर रहे थे? अभी तक हम इंटरफेरेंस में कर रहे थे कि यहाँ पे एक स्लिट है, यहाँ पे दूसरी स्लिट है, और यहाँ पे स्क्रीन है। स्लिट S1 से और स्लिट S2 से भैया दो लाइट रेज निकल रही थी सेम कलर की, और वो किसी एक पॉइंट पे मर्ज कर रही थी। और यहाँ पे हमारे पास कुछ एक फ्रिंज बन रहा था, या तो डार्क फ्रिंज मिल रहा था या तो ब्राइट फ्रिंज मिल रहा था। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, मैं किसी भी एक लाइट रे के बीच में एक डेंसर मीडियम रख रहा हूं, कोई एक ग्लास स्लैब या एक डेंसर मीडियम रख रहा हूं। इस ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यू है और इसकी थिकनेस टी है। तो अब मेरे को, हाँ ये ड्रॉ करना है वेदांत, ये ड्रॉ करना है। तो यार अब एक चीज लॉजिकल बताओ, पहले जितना पाथ डिफरेंस आ रहा था S1P और S2P के बीच में, क्या अभी भी उतना ही पाथ डिफरेंस आएगा या कुछ ना कुछ अलग आएगा? सर चेंज होगा क्योंकि हमने ग्लास लैब रख दिया है ना। वेरी गुड। जब हमने ग्लास स्लैब नहीं रखी थी तब हमने पाथ डिफरेंस कैसे निकाला था? S2P माइनस S1P करके। यस सर। वेरी गुड। तो यार इधर तो अब S1P की वैल्यू ही चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये तो एक रिफ्रैक्टिव मीडियम से पास होके आ रहा है। तो अगर अब S1P की वैल्यू ही चेंज हो जाएगी ना, तो याद रखना अब आपके पास नया पाथ डिफरेंस आएगा, नया पाथ डिफरेंस। तो ये नया पाथ डिफरेंस कितना होता है?
बस आपको यही वैल्यू लिखनी है। नया पाथ डिफरेंस होता है म्यू टी माइनस टी, जिसमें से मतलब आपने न्यू कॉमन ले लिया तो सॉरी टी टी कॉमन ले कॉमन लिया, तो आपके पास क्या बचेगा, म्यू म्यू माइनस वन। माइनस वन। पहले आप यहां तक नोट डाउन कर लो, फिर आगे की बात करता हूं। यहां तक नोट डाउन कर लो। हो गया सर। हो गया भाई सर। हो गया, चलो मैं सर उसको, ये सम्राट मर गया, क्या कह रहे हो वेदांत। चलो लास्ट। यार अब एक बार बताओ, पोजीशन, पोजीशन का फॉर्मूला क्या था किसी भी फ्रिंजिस का? पोजीशन का फॉर्मूला था पाथ डिफरेंस डी लैम्डा बाय स्मॉल डी। तो यस यार सर। इधर बस वही करना है। अब आपके पास नई पोजीशन क्या आ जाएगी, नई पोजीशन आ जाएगी x इज इक्वल्स टू पाथ डिफरेंस की वैल्यू t इंटू म्यू माइनस वन इंटू डी लैम्डा बाय डी। अब इससे मेरे को क्या पता चल रहा है यार, दोनों पोजीशंस को कंपेयर करना, दोनों पोजीशंस को। भाई सबसे पहली ब्राइट फ्रिंज मिल रही थी डी लैम्डा बाई डी पे, अब पहली पोजीशन मिल रही है आपको टी म्यू माइनस वन डी लैम्डा बाई डी पे। तो मेरे को बताओ पोजीशन इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हो रही है, ये चेक करके बताओ। सर डिक्रीज। भैया ये प्रीवियस पोजीशन है, ये न्यू पोजीशन है ब्राइट फ्रिंजिस की। मेरे को बताओ ये इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, ध्यान दे लो, सोच लो आराम से अपना। सर डिक्रीज हो रही है। नहीं, इंक्रीज हो रही है। कैसे इंक्रीज हो रही है यार, म्यू की वैल्यू वन से बड़ी होती है, तुम कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ये वैल्यू आ जाएगी, फिर मल्टीप्लाई भी कर रहे हो, टी की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, तो एक्स वन की वैल्यू कुछ ना कुछ तो बड़ी ही आएगी ना डी लैम्डा बाई डी से। राधिका ये चीज नहीं समझ में आई आपको? नो सर। ठीक है डन। एक एग्जाम्पल से लेते हैं, एग्जाम्पल से। हाँ भाई समझ। सबसे पहला पोजीशन जब मैंने कोई ग्लास स्लैब या कुछ नहीं डाला था, ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन का फॉर्मूला क्या था, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज का? भाई सर एन टी की वैल्यू, लैम्डा बाय टी। वेरी गुड, डी लैम्डा बाई डी। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूं, अब मेरे पास नई पोजीशन का फॉर्मूला आ रहा है टी इंटू म्यू माइनस वन इंटू डी लैम्डा बाय स्मॉल डी। अज्यूम कर लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास स्लैब का 1.5 होता है, ठीक है, और मैं टी की वैल्यू अज्यूम कर लेता हूं कि टी की वैल्यू कुछ भी है, बहुत छोटी वैल्यू है, लेकिन कुछ भी है, कितनी है, सपोज 1 mm अज्यूम कर ली मैंने। आओ सॉल्व करते हैं। भाई टी की वैल्यू 1 mm मैंने रख दी, इंटू 1.5 माइनस वन, ये हो जाएगा 0.5 0.5। डी लैम्डा बाय स्मॉल डी। अब मेरे को बताओ डी लैम्डा बाय स्मॉल डी में कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, यस सर, सर अब आगे समझ गया कुछ सर। ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो डेफिनेटली ये वैल्यू डी लैम्डा बाय डी से तो बड़ी ही आ रही है। यस सर। डन। तो मैं आपको बस यही समझाना चाह रहा था कि x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इंक्रीज। इससे हमें क्या इंफॉर्मेशन पता चली, एक मिनट सॉरी मैंने फॉर्मूला गलत लिख दिया था, किसी ने कुछ बोला भी नहीं। इससे हमें क्या इंफॉर्मेशन पता चली कि पहले भैया जहां पे ब्राइट फ्रिंज मिल रहा था, अब ये ब्राइट फ्रिंज उससे थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल पहले ब्राइट फ्रिंज सपोज पी पे मिल रहा था, तो अब हमारा वही सेम ब्राइट फ्रिंज किस पे मिलेगा, पी डैश पे मिलेगा। रिपीट, पी डैश पे। बिल्कुल रिपीट, कि सपोज जैसे मेरा फिफ्थ फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज पी पे मिल रहा था, तो अब सेम फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज कहां मिलेगा, थोड़ा सा ऊपर पी मिलेगा, डैश। पी डैश पे मिलेगा। तो ये जो फ्रिंज हमारा शिफ्ट हुआ है, दिस इज ओनली कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रिंजेस। तो आपको क्या याद रखना है कि भैया हमारा फ्रिंज हमेशा कहां शिफ्ट होगा, जिस लाइट रे के बीच में मैंने रिफ्रैक्टिव मीडियम डाला है ना, वो हमेशा उसकी साइड शिफ्ट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ ऐसा डायग्राम ड्रॉ कर दूं, भैया इस पे क्वेश्चन बहुत आया हुआ है आपके मेंस एग्जाम में, ध्यान देना। सपोज मैंने कहा कि भैया ये मेरे पास स्लिट S1 है, यहाँ पे लाइट रे आ रही है, ये S2 है, ये इस तरीके से लाइट रे आ रही है। अब की बार मैंने क्या कर दिया है, S2 के बीच में एक रिफ्रैक्टिव मीडियम डाल दिया है, ये सेंटर पॉइंट है। तो मेरे को बताओ अब फ्रिंजेस कहां शिफ्ट होगी, नीचे शिफ्ट होगी या ऊपर शिफ्ट होगी? डाउन। वेरी गुड। तो याद रखना अब की बार फ्रिंजेस नीचे की तरफ शिफ्ट होगी, जिस लाइट रे के पाथ में आपने रिफ्रैक्टिव मीडियम डाला है उसके में शिफ्ट होगी। एक्स क्या है, एक्स का पोजीशन होता है वेदांत, पोजीशन। डेल्टा एक्स का मतलब चेंज इन पोजीशन,
इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो चेंजेस आए हैं। और ये फॉर्मूला डेल्टा एक्स का मैं यहां लिख देता हूं, डेल्टा एक्स का फॉर्मूला अभी मैंने आपको लिखवाई दिया, दैट इज डी लैम्डा बाय टी, इस तरीके से। यस सर। डन। भैया यहां तक अच्छे से चेक कर लो, कोई डाउट है तो पूछो। नो सर। बढ़िया। इस पे मैं क्या करता हूं, आपको कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बताता हूं, आप अपने आप ट्राई करना इसे, ठीक है? क्वेश्चन एज अ होमवर्क के लिए दे रहा हूं। सर नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड, ये लो नेक्स्ट स्लाइड। एक मिनट, कहां गया क्वेश्चन? ये रहा क्वेश्चन। प्रीवियस स्लाइड, ये लो प्रीवियस स्लाइड। भैया बस क्वेश्चन होमवर्क के लिए, उसके बाद दैट्स इट, क्योंकि स्ट्रेंथ बिल्कुल रिड्यूस हो चुकी है, तो आज अभी नहीं करेंगे। सर हो गया। हो गया, चलो बढ़िया। यस सर। लो भैया क्वेश्चन लिखो, यहीं पे लिख देता हूं। क्वेश्चन कह रहा है डायग्राम ड्रॉ करके दिया है, बस डायग्राम इस तरीके से ड्रॉ करके दिया कि ये हमारे पास एक स्लिट 1 से एक लाइट रे आ रही है, एक स्लिट 2 से एक लाइट रे आ रही है, और इन दोनों के बीच में मैंने यहां पे एक अपना फिक्स कर दिया है रिफ्रैक्टिव मीडियम। ऑप्शंस क्या क्या गिवन है? ओए वेदांत मार खाओगे, रुक जाओ। फर्स्ट ऑप्शन कि भैया अब कोई फ्रिंजेस मिलेगी ही नहीं, फ्रिंजेस विल डिसअपियर। सेकंड ऑप्शन कि भैया फ्रिंज विड्थ विल इंक्रीज, फ्रिंज विड्थ विल इंक्रीज। थर्ड ऑप्शन कि फ्रिंज विड्थ विल डिक्रीज। और लास्ट ऑप्शन कि देयर विल बी नो चेंज, फ्रिंज विड्थ विल रिमेन सेम। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए है, भैया चेक करके बता देना, कोई डाउट तो नहीं है क्वेश्चन में? इधर मैंने पोजीशन नहीं पूछा है, इधर मैंने फ्रिंज विड्थ पूछा है। सबने क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया? यस सर। डन। बस आज के लिए भैया इतना ही, ज्यादा टॉर्चर नहीं मिलेगा तुम्हें, इतना ही।